Hi, this is Amit Amresh from द एस्पिरेशन और आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों का डिस्कशन जो है ये चल रहा था फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और काफ़ी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होने जा रही है जिसमें कि एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग काफ़ी एक्सटेंडेड मैनर में उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन ये कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो में जिस फीचर को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिस फीचर को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका टॉपिक ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी भारतीय संविधान जो है इसमें कठोरता का और लचीलेपन का एक बहुत ही हैप्पी सिंथेसिस है, एक ब्लेंड है और इनके बीच एक बैलेंस है। काफी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने इसके ऊपर की थी कि संविधान के लचीलेपन होने का मतलब क्या है, किसी संविधान के कठोर होने का मतलब क्या है, कैसी परिस्थितियों में किसी देश का संविधान या किस प्रकार की व्यवस्था में किसी देश का संविधान कठोर हो सकता है और किस प्रकार की परिस्थितियों में या किस प्रकार की व्यवस्था में किसी देश का संविधान लचीला हो सकता है। तो इसके ऊपर काफी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की थी और उस चर्चा का ये क्रक्स यही था, उसका फाइनल यानी कि उसका एपेक्स यही था उन सारे डिस्कशंस का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही बैलेंस्ड वे को, एक बहुत ही बैलेंस्ड मैनर में रिजिडिटी और फ्लैक्सिबिलिटी के बीच में एक संतुलन को स्थापित किया गया है, क्योंकि उसके पीछे का ये कारण था कि एक निश्चित हद तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के भी सिद्धांत को वो रखना चाहते थे, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने जा रहा था, हम लोग अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत हम लोग इंस्पायर्ड थे, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रावधान थे। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल सुप्रीमेसी की भी स्थिति को रखना एक निश्चित हद तक, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को रखना, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को भी रखना एक हद तक ये आवश्यक था। तो एक बहुत ही ये बैलेंस्ड स्थिति हम लोगों के यहाँ ये अपनाई गई संविधान में संशोधन के मामले में। और कैसे यानी कि इस ये बैलेंस को स्ट्राइक किया गया, तो आप लोग भी जानते होंगे या इस चीज को आप जानिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो उसके बारे में प्रावधान हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। आर्टिकल 368 एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द amendment procedures of the constitution related to the constitution।
then your answer will be Article 368. अब इसमें देखिए, यानी कि अमेंडमेंट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर एक अलग से वो चैप्टर है ही, और उस पे डिटेल्ड लेक्चर जब उसका ये टर्न आएगा तो उसके ऊपर मैं, यानी कि वीडियोज उसके ऊपर ये बनेंगे। यहाँ ये शुरुआती दौर में बहुत ही नटसेल में एक समीक्षात्मक स्थिति को अपनाते हुए, एक समीक्षात्मक ये नजरिए को अपनाते हुए अभी हम लोगों का डिस्कशन ये चल रहा है। तो आर्टिकल 368 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड मुख्यतः 3 प्रोसीजर्स ये दिए गए। आप किसी ये बुक में देखिएगा तो किसी बुक में वो लिखा रहेगा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रोसीजर्स का उल्लेख किया गया है, या 2 तरीकों का उल्लेख किया गया है, जिन तरीकों को अपना करके यानी भारतीय संविधान को ये अमेंड किया जा सकता है, यानी उसको संशोधित किया जा सकता है। शुरुआती दौर में एक समझने वाली बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी ये वर्क है, कोई भी विधायी वर्क है, या किसी भी प्रकार का ये प्रपोजल जो होता है, ये राज्यों की विधानसभाओं में उसको इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। यानी कि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, स्टेट के लेवल पे जो लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे कि बिहार विधानसभा हो गया, उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, तो स्टेट के लेवल पे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो सक्षम नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लाने के लिए। तो पहली बात तो आप इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी एक चीज को याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जो शक्ति है, वो शक्ति अंतिम रूप से भारतीय संसद को ही सौंपी गई है। यानी कि इंडियन पार्लियामेंट ही सक्षम है, उसके प्राधिकार में है कि वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिए गए प्रोसीजर्स या प्रावधानों का अनुसरण करके वो भारतवर्ष के संविधान में संशोधन को वो कर सकती है। और संशोधन का यहां पे मतलब किसी प्रकार का एडिशन, यानी कि किसी कानून में अगर अन्य किसी प्रावधान को जोड़ना हो, या हमारे ये संविधान के अंदर किसी आर्टिकल को इंसर्ट करना हो, किसी नए आर्टिकल को रखना हो, या किसी आर्टिकल को डिलीट करना हो, या किसी आर्टिकल को मॉडिफाई करना हो, ये सारी चीजें आएंगी अमेंडमेंट टर्म के अंतर्गत। यानी कि संशोधन टर्म के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने की जो लीगल पावर है, जो कानूनी ये शक्ति दी गई है, वो शक्ति आर्टिकल 368 के तहत दिए गए जो प्रोसीजर्स है, उन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट को लाया जा सकता है। और इसके लिए यूनियन पार्लियामेंट ही सक्षम है। दूसरा अन्य कोई भी एजेंसी, दूसरी अन्य कोई भी संस्था इस कार्य को करने के लिए कानूनी तौर पे या संवैधानिक तौर पे वो सक्षम नहीं है। दूसरा एक चीज को याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं,
उसके लिए यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किसी यानी कि इंडिपेंडेंट या कोई अलग से संविधान सभा के गठन का प्रावधान नहीं किया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संशोधन करना हो तो यूनियन पार्लियामेंट यानी कि उस टाइम में फॉर द टाइम बीइंग जो संसद है यानी कि लोकसभा और ये राज्यसभा का जैसा ये स्वरूप है, जो भी उसकी सदस्य संख्या है, जो लोग उसमें मौजूद हैं, फॉर द टाइम बीइंग वही लोग या वही जो लोकसभा और ये राज्यसभा का जो स्वरूप है, जो कंपोजिशन है, वो सक्षम है भारतीय संविधान में संशोधन को लाने के लिए। बात केवल ये है कि अगर संशोधन को लाना है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। यानी भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कोई अलग से संविधान सभा के गठन का प्रावधान हमारे देश के अंतर्गत, हमारे देश में नहीं है। तो आर्टिकल 368 में अगर ये फॉर्मली देखा जाए, औपचारिक तौर पे देखा जाए, तो मुख्यतः दो मेथड्स हैं आर्टिकल 368 के प्रावधानों के तहत, जिससे कि जिन मेथड्स को अपना करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक तो आपको मेथड है कि बाय स्पेशल मेजोरिटी, आपको ध्यान रहे अभी का जो डिस्कशन है ये प्रिलिमिनरी डिस्कशन है, और ये जो डिस्कशन है वो रिलेटेड है ये फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ में जाकर के ये अमेंडमेंट को अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के चैप्टर को नहीं देख रहे हैं। हालांकि जितना डिस्कशन हो रहा है वो अपने आप में वो काफी है, अपने आप में वो काफी वो कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत एक तो मेथड ये है कि पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से यानी कि विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपना करके और कॉन्स्टिट्यूशन में अपेक्षित बदलाव को लाया जा सकता है। ठीक है। और ऐसे जो यानी कि ऐसे जो ये टॉपिक्स है या उस प्रकार के मुद्दे, खास करके इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर संशोधन लाना हो, जैसे कि डायरेक्टिव या प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत या उससे रिलेटेड किसी भाग में अगर यानी कि संशोधन को लाना हो, तो फिर ये पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना होगा। यानी कि दोनों ही सदनों में, यानी कि लोकसभा और ये राज्यसभा, ये दोनों ही सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उस बिल को पास करना होगा। और फिर उसके बाद से वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास वो रैटिफिकेशन के लिए जाएगा या उनके एसेंट के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के साथ ही वो बिल जो है वो एक्ट के रूप में यानी अधिनियम के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। एक तो अर्थ आप समझते होंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं, बिल और एक्ट में क्या अंतर है आप लोग जानते होंगे। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं?
बिल को हिंदी में बोलते हैं विधेयक, और और हम लोग एक्ट को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। तो विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या है, तो देखिए, अगर वो संसद के द्वारा, ठीक है ना, यानी लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा अगर पारित कोई प्रपोजल है या कोई एक कानून है, अब जैसे मान लीजिए कि लॉ मेकिंग की ये प्रक्रिया में ऐसा होता है कि किसी भी एक कानून के निर्माण से संबंधित जो ये प्रपोजल है, वो प्रपोजल या तो राज्यसभा में पहले आता है और नहीं तो यानी कि लोकसभा में पहले आता है, और फिर उसके बाद से पूरी की पूरी ये प्रक्रिया होती है, वो हर एक चीज में अलग अलग से ये चैप्टर्स ही है, लेकिन आपको नटसेल में बता दे, बहुत ही संक्षेप में बता दे, तो जो भी ये प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, यानी कि विधान के निर्माण की, कानून के निर्माण की जो ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जब हाउसेस के द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उस प्रपोजल को, उस कानून के निर्माण से संबंधित ये प्रपोजल को ये पास कर दिया जाता है, तो वो विधेयक उसे बोलते हैं, उसे ये बिल बोलते हैं। लेकिन कोई भी ये विधेयक यानी कि लोकसभा से भी पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए, लेकिन उसके ऊपर जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं लगेगा, तब तक वो कानून जो है या वो लॉ जो है, वो कानूनी रूप से प्रभावी नहीं हो पाएगा, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी एक कानून को कानूनी तौर पे प्रभावी बनाने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना जरूरी होता है। तो जब कोई बिल यानी कि लोकसभा या राज्यसभा और ये राज्यसभा से पारित अगर कोई विधेयक है और वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो सिग्नेचर होने के साथ ही वो बिल जो है यानी कि वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है, और उसे अब इम्प्लीमेंटेबल है वो, यानी कि उसे इम्प्लीमेंट ये किया जा सकता है या वो इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर का एक और महत्व होता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट का जब भी वो सिग्नेचर वो पड़ेगा तो कोई ना कोई ये डेट होगा और कोई ना कोई ये टाइमिंग होगी। तो उस यानी कि डेट और टाइमिंग के हिसाब से उस कानून को कब बनाया गया, कब वो कानून ये प्रभाव में आया या कब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इन चीजों को रिलेट करने से संबंधित या टाइम फैक्टर से संबंधित चीजों को ये डिसाइड करने में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जो ये टाइमिंग होती है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो बिल और अधिनियम में आप अंतर को ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं ये मूल डिस्कशन पे। तो आपको मूल डिस्कशन हम लोगों का यही था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत बेसिकली दो मेथड्स दिए गए हैं संविधान को संशोधित करने के लिए। संविधान के ये कुछ पार्ट ऐसे हैं या कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों को कि हमारी पार्लियामेंट, मतलब हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो संसद है, वो आर्टिकल 368 के अधीन जो उसे ये शक्तियां प्राप्त है, उन प्रोसीजर्स को ये फॉलो करके वो
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट को ला सकती है। और भारतीय संविधान के ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको कि अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को उस संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। और संसद का मतलब यह हुआ लोकसभा और ये राज्यसभा। हालांकि ये भारतीय संसद की जो अवधारणा है, भारतीय संसद में इस इंस्टीट्यूशन में ये एग्जाम में भी पूछ देता है कि भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट में ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, और प्रेसिडेंट के भी इंस्टीट्यूशन को हम लोग पार्लियामेंट के अंतर्गत ही रखते हैं। हमारी व्यवस्था में ऐसा है। यानी कि अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात की जा रही है तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस उसमें आएंगे, लोकसभा प्लस ये राज्यसभा प्लस ये प्रेसिडेंट। तो खैर, तो पहला तो तरीका ये है, यानी कि भारतीय संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि संशोधन हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा उन पार्ट्स में संशोधन ये कर सकती है। और स्पेशल मेजॉरिटी का यही अर्थ है कि लोकसभा और ये राज्यसभा दोनों जो सदन है वो सेपरेटली वो स्पेशल मेजॉरिटी से उस संविधान संशोधन से संबंधित वो विधेयक को या बिल को वो पास करेंगे। और पास करने के पश्चात वो यानी संविधान संशोधन जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा एसेंट के लिए, और जब उनका सिग्नेचर लग जाएगा तो संविधान को संशोधित माना जाएगा उस कानून के प्रावधानों के हिसाब से। तो एक तो तरीका है कि बाई स्पेशल मेजॉरिटी, और इस तरीके का इस्तेमाल करके खास करके भारतीय संविधान में जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, आप लोग जानते होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है। तो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अगर कोई यानी अमेंडमेंट को लाना है वो आपको स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। डीपीएसपीस में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर किसी प्रकार के अमेंडमेंट को अगर करना हो वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रावधान हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको कि स्पेशल मेजॉरिटी से ही उसके अंदर अमेंडमेंट को किया जा सकता है। तो एक तो आपको मेथड ये हुआ, दूसरा आपको ये प्रोसीजर है, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा ये प्रोसीजर है कि भारतीय संविधान के वैसे प्रावधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे ये प्रावधान जो कि बेसिकली सेंटर स्टेट के रिलेशन को अगर ये प्रभावित करने वाले हो, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो चाहे वो यानी कि विधायी संबंध हो या वो ये प्रशासनिक संबंध हो या वो फाइनेंशियल वो रिलेशन हो यानी वित्तीय संबंध हो, यानी कि भारतवर्ष का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भारतवर्ष के फेडरल फीचर से संबंधित अगर कोई प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और फेडरल फीचर से आप सामान्य तौर पे ऐसा समझिए कि ऐसा कोई भी प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सेंटर स्टेट के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करने वाला हो, उसको ये प्रभावित करने वाला हो, तो ऐसे ये प्रावधानों में संशोधन जो है
वो संशोधन एक स्पेशल मेथड के द्वारा होता है जिसका कि उल्लेख आर्टिकल 368 में ही दिया हुआ है। और वो मेथड क्या है, मतलब इसको और कठिन बनाया गया है ऐसे अमेंडमेंट्स को जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशन को या भारतवर्ष में जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, अगर उसको अफेक्ट करने वाले हो, तो वैसे ये प्रावधानों को अगर यानी कि अमेंड करना हो तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। तो यूनियन पार्लियामेंट से, ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करना होगा। और इसके साथ साथ भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं तो उन राज्यों में से आधे राज्य की, यानी कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उस संविधान संशोधन से संबंधित प्रपोजल जो है वो वहां की विधानसभाओं से भी वो पास होना वो चाहिए। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। हाफ ऑफ द स्टेट्स का मतलब हुआ कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं फॉर द टाइम बीइंग, यानी उस ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम में जितने भी राज्य हैं, तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उस संविधान संशोधन विधेयक का रैटिफिकेशन, यानी उसको ये अनुमोदन जो है, ये अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से। कम से कम, अधिक से अधिक ये सारे राज्य कर दे वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उस संविधान संशोधन विधेयक का अनुमोदन, रैटिफिकेशन होना चाहिए। और जब आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं जब उस संविधान संशोधन विधेयक को अनुमोदित कर देती हैं, तो फिर से वो पहुंचेगा, वो बिल यानी कि विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पहुंचेगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से वो संविधान संशोधन जो विधेयक है वो अधिनियम हो जाएगा और वो कानून ये प्रभावी होगा, यानी कि संविधान के उन प्रावधानों को संशोधित आपको माना जाएगा। तो एक चीज यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ठीक है, ये जो दूसरा प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में कम से कम आधे राज्यों से अनुमोदन की बात हो रही है, वहां से रैटिफिकेशन की बात हो रही है, वहां की विधानसभाओं से, तो क्या राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो विधानसभाएं सक्षम हैं संविधान में संशोधन को लाने के लिए? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। हमने शुरू में ही बताया था, राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वो सक्षम नहीं होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन को लाने के लिए। अंतिम रूप से जो संशोधन होगा इनका रैटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन अंतिम रूप से जिस कानून के द्वारा, मतलब जिस विधेयक के द्वारा वो संविधान संशोधन विधेयक प्रभावी होगा या वो अधिनियम बनने के लिए जाएगा, वो कानून जो है वो आपको सेंट्रल लेवल पे यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा जो निर्मित कानून है वही कानून जो है ये वैलिड होता है। केवल यहां पे यानी अमेंडमेंट की ये प्रक्रिया को
थोड़ा सा दुरूह, थोड़ा सा ये कम्बरसम इसलिए बनाया गया है कि यूनियन पार्लियामेंट जो है वो अकेले एक तरफा निर्णय लेते हुए भारतीय संविधान के किसी ऐसे ये फीचर को वो अमेंड ना कर दे जो कि फीचर सेंटर स्टेट के रिलेशन को प्रभावित करने वाला हो। यानी कि यूनियन पार्लियामेंट वैसे विधेयक को स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करे ही करे, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की भी सहमति जो है या रेटिफिकेशन वहां से होना चाहिए। हाल फिलहाल में ही इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा, जब जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से संबंधित, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट करने से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया भारतीय संसद के द्वारा, आप देखिएगा चूंकि ये जीएसटी से संबंधित जो बिल जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, वो एक ऐसा बिल था, वो एक ऐसा संविधान संशोधन विधेयक था जो कि सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को ये प्रभावित करने वाला था। तो इसीलिए ये बिल तब तक ये प्रभावी नहीं हो पाया जब तक कि कम से कम आधे राज्यों का विधानसभाओं ने उस बिल का अनुमोदन ना कर दिया। तो आप देखें, यूनियन पार्लियामेंट से वो बिल उस टाइम में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो पास हुई थी, और उसके बाद धराधर, यानी चूंकि ये बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि ये धराधर जो विभिन्न राज्यों में जहां पे एनडीए की गवर्नमेंट थी या बीजेपी की सरकार थी, तो उन राज्यों ने तुरंत फुरत में अपने यहां अपनी विधानसभा के अधिवेशन को बुला करके और उन्होंने इस बिल को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि जीएसटी से रिलेटेड था, उस बिल को उसने यानी कि रेटिफाई करना शुरू कर दिया। और जब आधे से अधिक राज्य जो हैं उन्होंने रेटिफाई कर दिया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए वो चला गया बिल, और उसके बाद से यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के साथ ही वो अधिनियम बन गया, और फिर जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतवर्ष में ये प्रभावी हो गए। तो एक तो आपको, यानी दूसरा मेथड ये है कि यूनियन पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो रेटिफाई होना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक तीसरे भी मेथड का प्रावधान दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में यानी बहुत सारे ये प्रावधान ऐसे हैं जिन प्रावधानों को केवल सिंपल मेजोरिटी से ही, यानी भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा जो प्रावधान है वो प्रावधान जो है वो इसी मेथड से वो अमेंड हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। यानी लोकसभा और जो राज्यसभा है वो सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कर दे। यानी कि जैसे कि सामान्य तौर पे ये पार्लियामेंट कोई ये बिल बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसका जो ये प्रोसीजर होता है उसी ये प्रोसीजर को फॉलो करके सिंपल मेजोरिटी से भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिसको कि संशोधित किया जा सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, किसी नए राज्य का गठन करना हो, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, बहुत आसान है ये। किसी राज्य के नॉमेनक्लेचर को चेंज करना हो, जैसे कि अगर ये केंद्रीय सरकार चाहती है कि बिहार का नाम बिहार ना होगा,
बल्कि बिहार का नाम ये कुछ और रख दिया जाए, तो यानी यूनियन पार्लियामेंट जो है वो वैसा करने में सक्षम है। ये पावर जो है राज्य की विधानसभा के पास नहीं है। हम लोग यानी राज्य की जो विधानसभा है वो ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव को पास कर सकती है, लेकिन उसको मानना या ना मानना जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है। मतलब यूनियन पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। अगर मान लीजिए कि दो राज्य को एक साथ अगर मिलाना हो, इंटीग्रेट करना हो, यह भी सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य को अगर बाइफर्केट करना हो या ट्राइफर्केट करना हो, जैसे कि बिहार राज्य को ही बाइफर्केट किया गया, बिहार और झारखंड एक नए राज्य का यानी उदय हुआ। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को यानी हटाया गया, नए राज्य का गठन किया गया। तो राज्यों की जो सीमाएं होती हैं, जो उनके जियोग्राफिकल जो फ्रंटियर्स होते हैं, उसको रीडिफाइन करना, उससे संबंधित अगर कोई प्रस्ताव है, उससे संबंधित अगर कोई संशोधन है संविधान में, तो ऐसे सारे जो संशोधन होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से ही होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। और एक चीज और है कि ऐसे जो संशोधन होते हैं संविधान के अंदर जो कि सिंपल मेजोरिटी से होंगे, तो ऐसे संशोधनों को आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन के अधीन भी उसको नहीं माना जाता है। मतलब उसको एक प्रकार से समझिए कि यह भी नहीं माना जाता है कि संविधान में कोई संशोधन हुआ भी, वो ऐसे ही बदला जा सकता है, वैसे ही ये प्रावधानों को। तो मूल रूप से आप देखिएगा तो हमारे संविधान में संशोधन करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन को करना। तो सिंपल मेजोरिटी से अगर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट हो रहा है, तो वैसे अमेंडमेंट्स को आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए ये अमेंडमेंट्स के रूप में नहीं माना जाता है। यानी अमेंडमेंट हुआ, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत उन अमेंडमेंट्स को नहीं माना जाता है। बहुत ही आसान है ये प्रक्रिया। यानी पार्लियामेंट जैसे कोई सामान्य कानून बनाती है, वैसे ही उन प्रावधानों को जब हम ये चैप्टर ये पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो वो सारी चीजों को हम आपको बता देंगे कि किन किन ये प्रावधानों को सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है, किन प्रावधानों को स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड होता है, और किन प्रावधानों को यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन ये प्रावधानों को स्पेशल मेजोरिटी प्लस यानी आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसका अनुमोदन होना या उससे रैटिफिकेशन होना आवश्यक है। तो इन चीजों को हम लोग वहां पे देख लेंगे। तो पहला तो मेथड है कि सिंपल मेजोरिटी से। दूसरा मेथड है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें कि संशोधन लाने के लिए पार्लियामेंट को अपने स्पेशल मेजोरिटी से वैसे बिल को पास करना होता है। अब देखिए, सबसे आसान ये, उसके बाद थोड़ा कठिन ये, और कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनमें कि एक और ये राइडर को लगाया गया है कि यूनियन पार्लियामेंट से तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना ही चाहिए वो बिल, और उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसका रैटिफिकेशन भी होना चाहिए, उसका अनुमोदन भी होना चाहिए। तो ये सबसे हार्ड हो गया, यानी कि आपको यानी प्रोसीजर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में एक बहुत ही समन्वय और बैलेंस की स्थिति को रखी गई है।
बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से अमेंड किया जा सकता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि अमेंड करने के लिए थोड़ा थोड़ा जोर लगाना होगा यूनियन पार्लियामेंट को, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं, खास करके वैसे प्रावधान जो कि भारतवर्ष के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले हो, तो वैसे ये प्रावधानों को यानी कि अमेंड करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। वो तीसरे मेथड से वो आपको अमेंडेड होगा। तो इस पूरे 2-3 वीडियो के डिस्कशन में हम लोगों ने इन्हीं चीजों को देखा कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक अद्भुत ये समन्वय है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुखतम विशेषताओं में से एक विशेषता है। अब आगे का जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्लास होने जा रहा है। अब हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भारतवर्ष में फेडरल सिस्टम जो मौजूद है, यानी कि संघीय व्यवस्था की कौन सा मॉडल या संघीय व्यवस्था किस हद तक ये भारतवर्ष में ये मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से उसके फीचर्स होते हैं, वो सब सारे फीचर्स किस हद तक हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, और हमारे ये फेडरल सिस्टम में एक प्रकार का यूनिटरी ये बायस भी है। तो इन सारे चीजों पे एक बहुत ही डिटेल्ड ये डिस्कशन अब आगे के वीडियोस में होंगे। तो आज ये टाइम हो चला है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे, काफी यानी बहुत ही स्पिरिटेड मैनर में अपने आप को यानी मोटिवेशन की स्थिति में रखना। और मोटिवेशन जो है वो वैसा नहीं होना चाहिए कि वो ये क्षणिक होने चाहिए, जिसको कि मोमेंट्री मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे एक दिन मैं एग्जाम्पल भी दे रहा था कि एक तो ये शमशान घाट का ये यानी कि वैराग्य होता है आदमी के जीवन में, कि वो व्यक्ति वो शमशान घाट में पहुंच गया और वहां की स्थितियों और परिस्थितियों को देख करके उसके अंदर ये वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो ये वैराग्य है कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही उसके ऊपर उसके साथ ये मौजूद रहता है, क्योंकि उसका इवर लास्टिंग इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है उसके ऊपर। बाहर निकलेगा, सांसारिक जो बातें हैं उन सांसारिक ये बातों में खो करके और कुछ घंटों के अंदर ही, कुछ मिनटों के अंदर ही वो सारा का सारा जो वैराग्य है वो भूल जाता है। तो मोटिवेशन के भी मामले में यही चीज है। अगर हम लोग क्षणिक रूप से बाहर की चीजों को देख करके या अपने से यानी बाहर के लोगों से बहुत ज्यादा ये प्रभावित होकर के और हम क्षणिक रूप से अपने अंदर अगर किसी ये मोटिवेशन को लाना शुरू कर देते हैं तो वो एवर लास्टिंग नहीं होता है। और ऐसी चीजों में सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। एक लंबे टाइम तक आप मोटिवेटेड ये नहीं रह सकते। So that's why the real motivation has to come from within. असली मोटिवेशन जो है वो हमारे अपने अंदर से ही आना चाहिए। आप जब तक मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि if you really want to know anything real in your life, then first of all know yourself. अपने आप को पहले जानिए, अपने आप के अंदर
उस उद्गम स्थल को ढूंढने की कोशिश कीजिए जहां से कि जीवन का स्पार्क हो रहा है, जहां से जीवन निःसरित हो रही है, जहां पे हम कॉन्शियस हैं। तो आप अपने ये कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी ये चैतन्यता के साथ जितना ज्यादा इंटैक्ट रहिएगा, उसके साथ आप जितनी ये मित्रता को बढ़ाइएगा, उतना ही कम जरूरत आपको पड़ेगी इस बाहर के संसार से किसी भी प्रकार के मोटिवेशन को प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति अपने आप के, अपने हृदय के ज्यादा नजदीक होता है, वो व्यक्ति ही असल में मोटिवेटेड है, और उस व्यक्ति के ही जीवन में रियल मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जो कि सुख में, दुख में, ऊपर में, नीचे में, मान में, अपमान में, हर एक अवस्था में समभाव से वो रहता है। तो ऐसा जो मोटिवेशन है, ऐसी जो मानसिक अवस्था होती है, ऐसा जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, ये अपने अंदर से ही आ सकता है। अब इसीलिए बोला गया है कि अपने आप के नजदीक, अपनी अंतरात्मा, अपने हृदय के ये नजदीक रहने की कोशिश कीजिए, उतना ही कम आपको इस बाहर की दुनिया की जरूरत आपको पड़ेगी। तो खैर, आशा है आप लोग ये पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत थैंक यू।